गाइस, हम लोग आ गए हैं फिजिक्स का लास्ट क्लास में। तो अभी जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस हुआ था यहाँ पर। और आज हमारा लास्ट क्लास होंगी जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे, थोड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा देखेंगे, कम्युनिकेशन थोड़ा देख के हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा इंतजार ना करते हुए न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरे। ठीक है, एक्सरे और डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजेन, ये तो पता ही होगा आप लोग को। इसका ये साल भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक्सरे अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है। तो क्या पता साल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रुको एक सेकंड, मैं वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। चलो, तो हो जाएगा रॉन्टजेन 1895 में। 1895 में देयर आर दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, है ना। ये जो एक्स रे होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और डेसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, चार्ज पार्टिकल देखने को मिलता है। और जहां पर चार्ज पार्टिकल होगा वहीं पर आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि वे चार्ज पार्टिकल की वजह से जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल का मतलब ही हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर एक्सरे में या फिर तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल देखने को मिलता है, नहीं तो डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल देखने को मिलता है। देखो, एक्सरे का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये एक प्रॉपर्टी हो गया, एक्सरे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। एक्सरे कैसे चलते हैं भाई साहब, स्ट्रेट लाइन में। स्पीड ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बोलो उतना कम हो जाएगा, है ना। कि भाई एक्सरे जो है स्पीड ऑफ लाइट में चलते हैं। एक्सरे किस में चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट में एक्सरे चलते हैं। फिर हो जाएगा दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। ये चार्ज पार्टिकल हैं, इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, लेकिन ये डिफ्लेक्टेड नहीं होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफ्लेक्टेड नहीं, नॉट डिफ्लेक्टेड, समझ रहे हो, ये नॉट पे ध्यान देना। नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। एक्सरे क्या शो करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सरे आज यूज्ड इन सर्जरी, रेडियोथेरेपी, है ना। सर्जरी रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूज होता है, सर्चिंग में यूज होता है। ठीक है, ये हो जाता है एक्सरे का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कि भाई कुछ सर्च करने में भी हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल कर देते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियोथेरेपी सर्जरी वगैरह में भी इस एक्सरे का भी यूज तो होता ही है। एक्सरे का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या देखने को मिल गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक या तो मैग्नेटिक फील्ड से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सरे अपने आप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। और क्या हो जाता है, एक्सरे स्पीड ऑफ लाइट में चलती है। अब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन का बात करेंगे तो दोनों टाइप का हम लोग को न्यूक्लियर रिएक्शन देखने को मिलता है। एक हो जाता है न्यूक्लियर फिशन, एक हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फिशन मतलब क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड फिशन। डबल एस, डबल एस से याद रखना, मतलब टूट रहा है। एटॉम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, ये इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात। कि एटम बम जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सा मैकेनिज्म के माध्यम से एटम बम में कौन सा फिजिक्स का फेनोमेना यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फिशन, ना कि फ्यूजन।
फ्यूजन क्या मतलब जोड़ जाना, एक केस है मतलब जोड़ जाना। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियस टू फ्रॉम वन हेवी न्यूक्लियस इक्वल फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन एटम बॉम्ब। कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको ये कंफ्यूजन बहुत सताता है। तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में दो चीज होता है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूशन। फिशन फ्यूशन दोनों ही यूज किया जाता है बॉम्ब बनाने में। जो फिशन है ये एटम बॉम्ब में यूज किया जाता है, हालांकि जो फ्यूशन है वो हाइड्रोजन बम में यूज किया जाता है। और गैर करने वाली बात यहाँ पर ये हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि न्यूक्लियर फ्यूशन से बनते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज कॉम्पेरेटिव टू एटम बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। फिर हम लोग आ जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। इट इज ए डिवाइस यूज टू इनिशिएट एंड कंट्रोल ए सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एक सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को न केवल शुरू किया जाता है, उसको कंट्रोल भी किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से। न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज्ड एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इन प्रोपल्शन ऑफ शिप। शिप प्रोपल्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, यानी इनिशिएट एंड कंट्रोल करते हैं क्या। इनिशिएट एंड कंट्रोल सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इन प्रोपल्शन ऑफ शिप। शिप का प्रोपल्शन में भी यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर जो भी पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा सी प्रोपल्सन में भी न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है। सी प्रोपल्सन में भी न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है। कैडमियम और बोरोन रॉड इज यूज्ड एज कंट्रोलर रॉड इन रिएक्टर। रिएक्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग को देखने को मिलता है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कैडमियम कह लो या बोरोन कह लो, इसका रॉड यूज किया जाता है कंट्रोलर रॉड के तौर पे रिएक्टर में। तो तुमको पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहां पर कंट्रोलर रॉड के तौर पे कौन सा धातु का बनाया हुआ रॉड देखने को मिलता है। ऑप्शन में कैडमियम बोरोन दोनों रह सकता है, फिर बोलेगा बोथ नान कई सारा कुछ कह सकता है ना। तो आप लोग बोल दीजिएगा कि ब्रोन हो जाएगा। बोरोन बोरोन भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है, कैडमियम भी हो सकता है, बोरोन रॉड भी हो सकता है ऐसे कंट्रोलर रॉड। हेवी वाटर ग्राफाइट है ना, पैराफिन्स, ये सब मॉडरेटर के तौर पे यूज किया जाता है। ये सब मॉडरेटर के तौर पे यूज किया जाता है। हेवी वाटर ग्राफाइट हो गया, पैराफिन हो गया, ये मॉडरेटर के तौर पे यूज किया जाता है। तो एक हो जाता है कंट्रोलर, एक हो जाता है मॉडरेटर। कंट्रोलर रॉड होते हैं, इसको ये जो क्या होता है कैडमियम या फिर बोरोन का बनाया हुआ होता है, और एक मॉडरेटर होते हैं। मॉडरेटर में हम लोग हेवी वाटर ग्राफाइट देखने को मिलता है। इसके अलावा पैराफिन देखने को मिलता है। इसका यूज हम कहाँ करेंगे भाई साहब, इसको यूज हम कहाँ कर देंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर है यूज फॉर मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन, वेपन मटेरियल रिसर्च, एग्रीकल्चर, मेडिसिन साइंस, मेडिकल साइंस, कई जगह में न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होता है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर का एक आधा यूज नहीं है, बहुत सारा यूज है। इसको मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है ना। वेपन मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है, रिसर्च में इसका यूज होता है। मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन, मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन में भी न्यूक्लियर रिएक्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। ज्यादातर इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई साहब इसका कंट्रोलर रॉड और मॉडरेटर, इसके बारे में आपको पूछेगा। कंट्रोलर रॉड किसका बनाया हुआ होता है, एक यूज पूछ सकता है
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट में ये तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा प्रोपल्सन ऑफ शिप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोलर रॉड कैडमियम और बोरॉन का बनाया हुआ होता है। मॉडरेटर हेवी वाटर ग्राफाइट और पैराफिन का बनाया हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन के बारे में देख लेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? द सब्सटेंस इन व्हिच इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल एट लो टेम्परेचर बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम लोग देखे थे ना कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा होता है। टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन कुछ उल्टा है, ऐसे मान सकते हैं। ऐसे यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ शायद, गलत ही बता रहा हूँ। बरसात में भीगे दोनों साथ में। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा भाई साहब, और टेम्परेचर घटाओगे तो मेरा रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। इसीलिए कम टेम्परेचर होगा। हम पढ़े थे ना ओम्स लॉ, जब पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे कि जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है तब रेजिस्टेंस बिल्कुल लो हो जाता है। जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, इसके कारण क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो की तरफ चल जाएगा। तो सुपर कंडक्टिविटी देखने को मिलता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो वही बात है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है लगभग कि भाई जैसे लो टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हालांकि लो टेम्परेचर में बोल रहा है कि कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर हम लोग तुमको दिखाते हैं। ये देखो सुपर कंडक्टिविटी कब पढ़ते, जब वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो इसमें फोकस करो, नॉट पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। बट जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे और इसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। इसको हम बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। ऐसे सिचुएशन को हम बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे मान लो 0 केल्विन हो जाएगा, है ना, एकदम 0 केल्विन हो जाएगा तो सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये उस वाली कॉन्सेप्ट है जो ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर भाई कम तो कंडक्टिविटी भी, तो टेम्परेचर कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कंडक्टिविटी भी कम। टेम्परेचर ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट जीरो अगर कर देंगे यानी 0 केल्विन हम कर देंगे, वो ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। ठीक है, तो 0 केल्विन कर देंगे तो भाई साहब टेम्परेचर एकदम कम है तो ये परफेक्ट इंसुलेशन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। वहां पर जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तब देखे थे कि 0 केल्विन, 0 केल्विन तो नहीं है, हाँ 0 केल्विन भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत लो टेम्परेचर में पर बोला था कि टेम्परेचर भाई साहब बहुत लो होगा तो सुपर कंडक्टिविटी होगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 केल्विन में क्या देखने को मिलता है, मतलब बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं रहता है, वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन आर टू इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का नाम बिल्कुल रट लीजिए कि सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल कौन कौन होता है। जर्मेनियम होता है एक सिलिकॉन हो जाता है, सिलिकॉन शायद आप लोग को पता होगा, जर्मेनियम भी याद रख लीजिएगा। इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तुमको बोलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो तुम समझ जाना इम्प्योर सेमीकंडक्टर का बात कर रहा है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर का बात कर रहा है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर का बात कर रहा है। तुम समझ जाना जब भी तुमको बोलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर दो टाइप का देखने को मिलता है, दो टाइप का देखने को मिलता है। कैसे, एन टाइप पी टाइप। एन टाइप मतलब क्या हो जाता है, ईट ईट if pentavent impurity atom is added to the pure germanium of silicon crystal, the crystal so obtained is called n-type। मतलब क्या है, मतलब
जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एंटीमोनी, चाहे आर्सेनिक, चाहे फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है बताओ? जैसे फास्फोरस का कोई कंपाउंड लेते हैं, H3PO4 ले। H3PO4 मतलब आ, 8, 4 दूना 8, 8 - 3, टोटल का हम लोग इसका वैलेंसी निकालेंगे। देखो वैलेंसी कैसे निकालना होता है। वैलेंसी अगर निकालेंगे तो पूरा का ऐड करके जीरो करना होता है। देखो एच का +1 होते हैं तो 3 कर दिया, और पी का एक मान लिया, माइनस इसको ऑक्सीजन का -2 4 है मतलब 8, टोटल को जीरो करेंगे, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 3 मतलब 5। तो पी का इस कंपाउंड में क्या कितना देखने को मिलता है वैलेंसी, +5। तो ऐसे ही तो ऐसे ही मान लो आर्सेनिक और एंटीमोनी, इसका भी +5 स्टेट देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसको हम पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटावेलेंट आर्सेनिक ले लो, एंटीमोनी ले लो, चाहे फास्फोरस ले लो, ये इम्प्योरिटी एटम तुम डाल दोगे किसमें, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो एन टाइम सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। ठीक है। पी टाइम वही का क्या हो जाएगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम अगर डाल दिया जाएगा प्योर जर्मिनेशन और सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो हो जाएगा पी टाइप कंडक्टर। जैसे एल्यूमिनियम, बोरोम, गैलियम। बोरोम देख, जैसे मान लो H3BO3 बोरोन का कंपाउंड होते हैं, H3BO3। अब H का 3 हो जाएगा, B का x मान लेते हैं, और ऑक्सीजन के लिए -2 × 3 यानी -6 इजिकल टू 0 करना होता है, x इजिकल टू 6। ये सब तुम लोग को नहीं चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा दिखा देता कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तुम लोग को, जिनको नहीं पता, जिनको पता है, जिन लोग साइंस बैकग्राउंड से उनको तो पता ही होगा, अच्छा है उनके लिए। जिन लोग साइंस से नहीं भी, उनको भी परेशानी कुछ नहीं है, तुम बस याद रखना है, ऐसे भी इतना डिटेल यहाँ पर नहीं चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेट करके देख लिया भाई, बी का पोजीशन वैलेंसी +3 हो रहा है। ऐसे एल्यूमिनियम का भी कोई कंपाउंड देखेंगे तो एल्यूमिनियम का भी वैलेंसी स्टेट या तो अ, क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितना देखने को मिलेगा, +3 देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम, बोरोन और गैलियम भी आ जाएगा इसमें। तो ये सब अगर हम लोग प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन वाला क्रिस्टल में डाल देंगे, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। एन अरेंजमेंट consisting of p-type semiconductor brought into a close contact with n-type semiconductor is called pn junction। ठीक है, ऐसा एक अरेंजमेंट कर दिया जा रहा है जहां पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्लोज कांटेक्ट में लाया जा रहा है, किसका, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर के साथ, इसको हम बोल देंगे पीएन जंक्शन। रेक्टिफायर क्या होता है, एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज और करंट। डायोड वाल्व एक्ट एज रेक्टिफायर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल रट लो, ये तुम्हारा जबान में होना चाहिए अगर तुम जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हो तो, है ना। तो ये बिल्कुल, कि रेक्टिफायर पहली बात क्या होता है, मतलब क्या कर रेक्टिफाई करते हैं किसको, मतलब अल्टरनेटिव वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है और करंट में कन्वर्ट कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायोड वाल्व, है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायोड वाल्व। ठीक है, एक्ट एज रेक्टिफायर। और इसका काम क्या हो जाता है, काम अगर देखा जाए, ये एसी करंट को, या फिर बोल सकते हो वोल्टेज को, डीसी में करते हैं, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है कौन, रेक्टिफायर। जैसे कि एग्जांपल हो जाता है डायोड वाल्व। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रांजिस्टर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर में आ जाएंगे। देखो, द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स फंडामेंटल एक्शन, ट्रांसफर रजिस्टर, है ना। तो मतलब क्या हो जाता है, इसका नाम तुम देखोगे तो ये ट्रांस, इसका देख लो ट्रांस,
और ईस्टर, ये दोनों को अलग अलग से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। ट्रांस, ट्रांस मतलब कहाँ से आ रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसफर। ईस्टर कहाँ से आ रहा है? रजिस्टर। रजिस्टर। रजिस्टर से आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर ट्रांसफर से आ रहा है। ट्रांस से ट्रांसफर, ट्रांसफर से ट्रांस, रजिस्टर से रजिस्टर्स। तो इसका नाम क्या देखने को मिल जाता है?